नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस मंच पर आज हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं चंद्रमा से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है, और ऐसी ही बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम सभी उपस्थित हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा से संबंधित आज मैं जिन बातों की चर्चा आपसे करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूंगा कि ये बिल्कुल नए तथ्य हैं। ये तथ्य नए नहीं हैं, लेकिन ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं। बाकी के सभी दर्शकों के लिए जो जन्म कुंडली अध्ययन अपना करना चाहते हैं, बाकी अपनी जन्म कुंडली से ही संबंधित सूत्रों को वो समझना चाहते हैं, उनके लिए तो एक और चैनल है ही। यहाँ पर मैं उन्हीं दर्शकों के लिए कार्यक्रम बनाता हूँ जो ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं। कारण यही है कि इस चैनल को आज तक मैंने मोनेटाइज नहीं किया। इस पर आप कभी भी ऐड आते नहीं देखेंगे। आज का विषय क्या है? चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, प्रत्येक भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बात अगर चंद्रमा की आ जाती है तो इस चंद्रमा को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पिछले दिनों सूर्य की चर्चा मैंने की और मैंने बताया कि सूर्य जन्म कुंडली में बलवान हो तो कुंडली के सभी दोषों का वो समन कर देते हैं। ये बात चंद्रमा के लिए नहीं होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो वो जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन कर दे, ऐसा कहीं नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, आप मेरे कार्यक्रम में गाहे बगाहे इस बात को सुनते रहते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना और बलवान होना, अत्यंत बली चंद्रमा और अत्यंत कमजोर चंद्रमा दोनों ही लगभग एक समान प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। उच्च का चंद्रमा और नीच का चंद्रमा दोनों में कुछ ज्यादा भेद नहीं है। एक मन को बहुत ऊंचाई पर रख करके और लगातार कल्पना करता है, तो एक मन को निम्नवत करके लगातार कल्पना करता है। चंद्रमा आज के इस परिवेश में अगर हम देखें तो वैसे फिर वही बात दोहराना पड़ेगा कि हर ग्रह का अपना महत्व है। सूर्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया क्योंकि सूर्य आत्मा है, जगत की आत्मा। सूर्य जगत का पिता है। सूर्य तेजपुंज है, प्रकाश है, और प्रकाश से ही हम सभी पोषित हो रहे हैं। लेकिन आज के इस परिवेश में आप जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, मैं दिन भर यही करता हूं तो यही देखता हूं, आप अपनी कुंडली को देखिए, बाकी लोगों की कुंडली को देखिए, तो हम सभी केवल और केवल मन के स्तर पर जी रहे हैं। हमारे जीने का जो तरीका हो गया है इस समय, आत्मतत्व बोध के स्तर पर हम नहीं जी रहे हैं। हमारे जीने का जो तरीका है वो मन के स्तर पर है। हमारा मन जो कहता है उसी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। हमारा मन जो कहता है उसी को पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, उसी को पाने के लिए हम लालायित हो जाते हैं। यही कार्यक्रम के प्रारंभ में चंद्रमा की बात हम आगे करें, लेकिन उससे पूर्व एक और बात क्लियर करना चाहता हूं, यह भी जानना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, जब भी गोचर की बात आती है तो मैं गोचर आपको सदैव चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, और देखा जाए तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि लग्न के आधार पर भी गोचर हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लग्न के आधार पर भी गोचर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से ही ग्रह स्थितियों को रख करके, यानी उसका व्यक्तित्व अर्थात लग्न और गोचर की स्थिति को बिठा करके उसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन चंद्रमा को परश्रय बहुत ज्यादा प्राप्त है, और गोचर में चंद्रमा को ही मुख्य केंद्र बिंदु रख करके देखने के लिए ज्यादातर ऋषियों ने अपनी इसी बात पर सहमति रखी है। और इसके पीछे कारण क्या है? अगर मुझसे आप पूछें तो मैंने प्रारंभिक दौर में अपने कार्यक्रमों में कई बार
चंद्र राशि के साथ ये भी कहा था कि लग्न और राशि दोनों से देखें, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने अंत में केवल एक पॉइंट क्लियर किया कि आप चंद्र राशि के आधार पर देखिए। असल में होना तो यही चाहिए था। सूत्र मैंने कहा था कि आप कोई भी चंद्रमा से संबंधित राशिफल का कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें ऐसे देखने का तरीका है कि अपने लग्न और अपने राशि दोनों को सुनिए और दोनों का आप रिजल्ट निकालिए कि दोनों में अगर दोनों का दोनों अच्छा है तो 100% अच्छा एक खराब तो 50-50, दोनों खराब तो बहुत खराब। यही रूल है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस विषय को समझ नहीं पाए तो अंत में कहना पड़ा कि आप चंद्र राशि के आधार पर देखिए। तो क्यों चंद्र राशि कहना पड़ा, क्यों नहीं ये कहना पड़ा कि आप लग्न के आधार पर देखिए? इसीलिए कि आज का विषय इसी बात की पुष्टि करता है कि ज़्यादातर देखा जाए तो हम सभी, चाहे वो मैं हूं, आप हूं, हम सभी अपने मन के स्तर पर जी रहे हैं। मन ही से सब कुछ हमारा संचालित हो रहा है। हां, अगर आत्मतत्व बोध और आध्यात्मिक तत्व के आधार पर अपने जीवन को हम रखें तो हमें सबसे ज्यादा जिस ग्रह का ध्यान करना होगा वो सूर्य है। अगर ज्योतिष को हम पूर्णतः वेद का जो नेत्र है आध्यात्म मान लें तो हमें सूर्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। इसीलिए अभी पिछले दिनों सूत्र जो बताया था मैंने, जब ये कहा कि सूर्य नौमांस में भी नीच के हों तो भी बहुत ध्यान रखने की बात आ जाती है। यानी एक जगह भी सूर्य नीच के हैं तो पूरी कुंडली को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे। अब ये कमजोरी कहां, क्या धन के स्तर पर? नहीं, आत्मा के स्तर पर, आध्यात्म के स्तर पर। अब चंद्रमा की बात करिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में हो, बली अवस्था में हो तो वो जन्म कुंडली के सभी दोषों का समन करेंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा। और कारण भी है, ये मन है। मन समस्याओं का समन नहीं, समस्याओं को बढ़ा सकता है। हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, परेशानियां, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान हमारे मन का है। यही कारण है कि मैं चंद्रमा को ही केंद्र में रख करके आपको आपका राशिफल बताना ठीक समझता हूं। कारण यही है कि लग्न का अर्थ अगर माने तो एक सिंह लग्न को आप ले लीजिए। सिंह लग्न में हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो एक सामान्य सी कहीं नौकरी कर रहा हो, सरकारी नौकरी में ही हो लेकिन एकदम नीचे पोस्ट पर हो, और हो सकता है सिंह लग्न का एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वाधिक उच्च पोस्ट पर हो। अब केंद्र की स्थिति को रख करके निसंदेह दोनों की स्थितियों के बारे में कहा गया, लेकिन दोनों की चाहतें तो एक जैसी नहीं हो सकती है ना। दोनों का मन तो एक जैसा नहीं सोच रहा होगा। समझिए, सिंह लग्न का एक सामान्य सबसे नीचे श्रेणी का व्यक्ति जो नौकरी कर रहा हो, सरकारी नौकरी, और सिंह लग्न का एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में सर्वाधिक उच्च पद पर है, क्या दोनों की चाहतें एक जैसी होंगी? दोनों का मन एक जैसा सोचता होगा? जवाब है ना, दोनों का मन एक जैसा नहीं सोच रहा होगा। हो सकता है दोनों इसी वर्ष अपनी बेटी की शादी के लिए प्रयत्नशील हों। एक खर्चा जोड़ रहा होगा कि 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए भी जुगाड़ हो जाए तो सारा व्यवस्था हो जाएगा, 5,00,000 हो जाए, और एक 5 करोड़ की सोच रहा होगा। तो दोनों का मन, सोच एक जैसा रहा है परंतु परिस्थिति अलग अलग है। तो ये सोच मन रहा है। मन चंद्रमा है। चंद्रमा को केंद्र बिंदु बना करके और बाकी की ग्रह स्थितियों को एक जगह रख दीजिए, आपको आपका रिजल्ट गोचर का मिल जाएगा। इसीलिए गोचर के मामले में चंद्रमा को सभी की सम्मति प्राप्त हुई। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। अगर आप किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि उसकी सभी ग्रह स्थितियों को आप देखते हैं, लेकिन चंद्रमा जन्म कुंडली में लगभग बहुत से जो राजयोग बताए गए हैं उनमें आपको चंद्रमा सम्मिलित दिखाई पड़ेंगे, और बहुत से बड़े बड़े जो दुर्योग बताए गए हैं उसमें आपको चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। अर्थात मन, ये मन ही राजयोगों का कारण है और ये मन ही दुर्योगों का कारण है। एक फकीर जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको न तो 7.5 से कोई लेना देना है, न तो राजयोगों से न दुर्योगों से। ये किस बेस पर हो रहा है? मन के बेस पर। ये मन के बेस पर हो रहा है चंद्रमा। अब हम आ जाते हैं कि किस तरह के चंद्रमा को आपकी जन्म कुंडली में हम श्रेष्ठ चंद्रमा कहेंगे। तो अभी कुछ दिन पूर्व एक सूत्र मैंने आपको बताया कि चंद्रमा हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में हो, परंतु ये तय है कि चंद्रमा अगर पक्षबल में कमजोर है, अर्थात कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है,
तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक नहीं है। भले ही उच्च राशि में अंश बल पर बलि बैठा हो, परंतु वो कृष्ण पक्ष का है तो वो श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं है। फिर सवाल खड़ा होता है कि किस श्रेष्ठ फल की बात आप कर रहे हैं। आखिर चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर है तो आप किस श्रेष्ठ फल की बात कर रहे हैं। तो सवाल फिर खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहेगा तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? उसका मन एकाग्र हो, उसका मन बिल्कुल सही दिशा में सोचे, उसके मन में किसी भी तरह की पाप भावना उत्पन्न न हो, और ये सब चंद्रमा के कारण होगा। लेकिन अगर वही चंद्रमा पक्षबल से बली, हो सकता है जन्म कुंडली में अंश बल से भी कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सात्विक विचारधारा, मन की एकाग्रता कम भी हो, परंतु वो बुरा कम सोचेगा, दुर्भावना उसके मन में कम जागृत होगी। क्या अंतर आपने इसमें पाया? दोनों चंद्रमा में अगर आप देखें तो अंतर आपने क्या पाया? क्या धन की चर्चा कहीं आई? इसमें धन की चर्चा कहीं नहीं आई। इसका क्या मतलब और निकला? इसका एक मतलब यह निकला कि जरूरी नहीं है कि चंद्रमा पक्षबल से भी कमजोर है तो जातक को धन की कमी हो सकती है। ना, धन की कमी नहीं हो सकती। और अगर हम केवल और केवल भौतिक चीजों की बात करें, धन की बात करें, तो वहां पर चंद्रमा पक्षबल से कमजोर भी हो तो आपके धन पर असर नहीं पड़ेगा, मन पर असर पड़ेगा। सारा खेल मन का ही है और मन पर असर पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि चंद्रमा पक्षबल से कमजोर हो, आपका मन ही एकाग्र न हो, क्योंकि धन पाने के लिए भी तो एकाग्रचित्त होना जरूरी है। आप एकाग्रचित्त ही न हो पाए तो धन भी अर्जित कैसे करेंगे? फलस्वरूप चंद्रमा के पक्ष बल को कहा। देखिए, अब फिर से एक बार विषय की और गहराई में आइए। किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा के द्वारा ही बहुत सारे राजयोगों का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में कभी भी चंद्रमा को पक्ष बल, अंश बल से ज्यादा परश्रय इस बात का दिया गया कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, युक्त से भी ज्यादा दृष्ट हो। चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया, चंद्रमा के अंश बल और पक्ष बल से भी ज्यादा। वरन यहां तक भी कहा जा सकता है कि चंद्रमा अगर नीच राशि में है और गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट है, बलवान गुरु से दृष्ट है, तो चंद्रमा के दोषों में कमी आएगी। और किसकी कमी है? कहां? मन में। अर्थात ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है, उसके भीतर जो दुर्भावनाएं पनप रही हैं, एकाग्रचित्त होने में जो कमी आ रही है, वो पुष्ट होगा। उसकी एकाग्रचित्त वाली स्थिति मजबूत होगी, वो एकाग्रचित्त होगा। आप ये तो जानते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के सप्तम में चंद्रमा को अति विशिष्ट कारक माना गया है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ में होते हैं तो यहां पर ये दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन ये तो आप सदैव ही जानते हैं कि जन्म कुंडली में बाकी के ग्रह घर, जैसे चंद्रमा आपके पंचम में हो, आपके नवम में हो, यहां तक कि अष्टम में भी सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं है। अष्टम में भी हो तो कोई बुराई नहीं है। बस बुराई यही है कि अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में किसी भी तरह से अकेले हो जाते हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होते, तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं एक मजबूत परेशानी खड़ी है। ये नहीं कहूंगा मैं कि पूरी जन्म कुंडली खराब हो गई, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि एक बेहद गंभीर और मजबूत परेशानी जन्म कुंडली में चंद्रमा खड़ा किए बैठे हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा कितने ग्रहों के साथ और कितने ग्रहों से दृष्ट होकर के बैठा है, ये पॉइंट आप सदैव जन्म कुंडली अध्ययन के दौरान देखिए, क्योंकि इसी से आप तय करेंगे कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है, ये व्यक्ति किस दिशा में। क्योंकि चंद्रमा के बारे में ये तो आप जानते हैं कि ये पक्षबल में शुभ ग्रह और पाप ग्रह बनते हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा किसी की जन्म कुंडली में पक्षबल से बली है और ऐसे चंद्रमा शुभ ग्रह से, गुरु से, शुक्र से, बुध से युत या दृष्ट है, तो इसका मतलब ये चंद्रमा बेहद शुभ फल प्रदायक हुआ। और इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि ये जन्म कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा, सबसे श्रेष्ठ। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी जन्म कुंडली को अपने बेस पर चंद्रमा लेकर के चले जाएंगे
और चंद्रमा के बेस पर हम पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन कर लेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि जातक का मन बहुत एकाग्र है, या जातक का मन महत्वाकांक्षा उसकी जो है उसको प्राप्त करने के लिए सदैव सतत प्रयत्नशील होगा। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए सतत प्रयत्नशील होगा तो उसको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर वहीं चंद्रमा पक्षबल से कमजोर हुआ, और सोच के देखिए कि वो पापग्रह से युत और दृष्ट हुआ, तो किसी की जन्म कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, और ऐसे चंद्रमा शनि के साथ युति किए हुए हों यानी विष योग हो, ऐसे चंद्रमा राहु के साथ युति किए हुए हों यानी ग्रहण योग हो, तो क्या होगा? इस बात पर जरा गौर करने की आवश्यकता है। यहां अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार होगा, मानसिक रूप से पूरी तरह से अशांत होगा। लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक धनविहीन होगा? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। हां, चूंकि चंद्रमा हमारे सुखों का भी कारक बनता है, निसंदेह हमारे जीवन में जो भौतिक सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सब शुक्र से देखे जाते हैं। हमारे जीवन में जो ऊंचाई है, वो जो धन है, वो गुरु से देखा जाता है। लेकिन कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और सुख भाव अपना घर वो चंद्रमा ही है, ये माँ का कारक है। और जन्म कुंडली में जब ये पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो जातक घर से जाता है, घर में उसके कलह का वातावरण होगा, परेशानी होगी। तो भौतिक सुख हो सकता है, धन उसके पास हो सकता है, लेकिन उसके पास सुख और शांति नहीं हो सकती। धन होकर के भी उस धन का वो सुख नहीं भोग सकता, उसके जीवन में कहीं शांति का नामो निशान नहीं होगा। और वहीं चंद्रमा अगर पक्षबल में बली हैं, शुभ ग्रह से युक्त हैं, हो सकता है उसकी कुंडली में बहुत कमजोरी हो, धन की कमी हो, लेकिन क्या वो सुख और शांति उसको कहीं ना कहीं ऐसा आप उसकी कुंडली में महसूस करेंगे कि व्यक्ति शांतिमय जीवन जी रहा है। तो शांति में जो जीवन जी रहा है वो कहीं ना कहीं रोग नहीं होगा उसके शरीर में। शांति जब है, रोगों के पीछे भी कारण क्या है? चेन से जुड़ा हुआ है सब, एक ही कड़ी आपको हर कड़ी से जोड़ देगी। तो चंद्रमा अगर कमजोर है तो उसका मन अशांत होगा, मन अशांत होगा तो वो रोगी होगा, रोगी होगा तो वो जीवन में न तो सुख भोग पाएगा, चाहे उसको कितना भी दे दिया जाए उससे वो सुख नहीं ले पाएगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में शुभ ग्रह से दृष्ट युक्त हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट नहीं है, पाप कर्तरी योग में नहीं है, किसी दुर्योग में नहीं है, पक्षबल से बली हैं। हो सकता है उस जातक की कुंडली में और कुछ कमजोरी भी हो, तब भी वो सुखी जीवन जिएगा। धन उसके पास कम भी हो, सरलता से जो उसको मिला उसी में वो संतोषमय जीवन जिएगा। और इस अवस्था में फिर उसको रोग नहीं होगा। रोग नहीं होगा तो हो सकता है कि धन का अपव्यय नहीं होगा, तो उसके पास जितना है क्या उसी में उसने शानदार जीवन नहीं जी लिया? तो ये चंद्रमा है। अब सवाल उठता है कि आप 100 कुंडलियों को लीजिए, रोज ही आप मेरे लाइव कार्यक्रम में तो कम से कम सुन ही लेते हैं। अगर 10 कुंडली मैंने देखा तो 10 कुंडली में से 9 कुंडली में आपको चंद्रमा को आप ऐसी स्थिति में सुनेंगे कि चंद्रमा के मद्रुम में है, चंद्रमा ग्रहण में है, चंद्रमा विष में है, चंद्रमा पापग्रह से दृष्ट हैं, चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है, चंद्रमा पक्षबल से कमजोर है, 7.5 चल रही है, ढैया, ये सब चंद्रमा ही है, टोटल चंद्रमा। अब हम क्या करें अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? तो आज के इस परिवेश में 99% लोग अपनी गलत दिनचर्या के कारण ग्रहों को खराब कर रहे हैं। और गलत दिनचर्या सबसे ज़्यादा तो यही है कि रात्रि में बहुत ज़्यादा देर तक जागना। आप शहरों में चले जाइए तो वहाँ की जो जिंदगी है वो मतलब आधी आबादी क्या, लगभग 90-99% आबादी रात्रि में बहुत देर तक जग रही है। तो चंद्रमा खराब हो रहा है। उनका चंद्रमा खराब हुआ तो उनके बच्चों का चंद्रमा खराब होगा। और ये कहीं रुक नहीं रहा है, कड़ी दर कड़ी सबके चंद्रमा खराब हो रहे हैं। और चंद्रमा खराब मतलब मन अशांत, तो आपके पास सब होकर के भी कुछ नहीं है। लाख धन अर्जित कर लीजिए, लाख सब कुछ बना लीजिए, फिर भी कुछ नहीं है। ऐसी कुंडली जब आपने देखा, ऐसी कुंडली आपके सामने आई तो आप क्या करेंगे? आपकी भी कुंडली में हो सकता है, किसी और की भी कुंडली आप देख रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि व्यक्ति की दिनचर्या को अगर हम सुधरवा दें तो बहुत हद तक वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन आज के भागम भाग वाली जिंदगी में जहां दिन भर उस व्यक्ति को समय नहीं मिलता, उसको लगता है कि रात ही तो मेरा अपना है, तो चलो इसी में कम से कम परिवार के साथ हम रह लें, घूम लें। अभी मैं मुंबई से आ रहा हूं तो वहां की रात्रि वाली जिंदगी ही देख करके आ रहा हूं कि कैसे लोग जी रहे हैं, और ये जिंदगी उनके चंद्रमा को खराब नहीं कर देगी? तो चंद्रमा तो खराब ही होगा फिर सबका। ऐसे लोगों को एकमात्र उपाय करवाइए, रात्रि को कम से कम जगें, और सोमवार के सोमवार
पहला काम तो वो ये करें कि ध्यान करने का अभ्यास करें। प्राणायाम, ध्यान 10 मिनट उनको कहिए कि अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। कोई भी उनको जिसमें भी श्रद्धा हो, फोटो सामने रख करके आंख बंद करके ध्यान करें। वो कहेंगे कि मन तो नहीं लगता, कहिए कि बिना मन लगाए बैठिए, पर बैठिए। एक दूसरा, उनको चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोमवार के दिन चंद्रमा शिव जी पर दूध चढ़ाने के लिए कहिए। और साथ ही साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शिव जी को सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन सुनाने के लिए कहिए। 100 में से 90% लोगों के माता के साथ संबंध खराब चल रहा है। माता के साथ मतभेद या कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति ये चंद्रमा को भी खराब कर रहा है। अब आप उनको ये समझाने जाएंगे तो हो सकता है वो, उनकी भी अपनी परिस्थिति हो, उनकी अपनी कहानी हो, वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये पूजा पाठ वाला जो उपाय है ये उनसे कराइए। और साथ ही साथ चंद्रमा अगर उनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है परंतु कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में आ गया है, तो ऐसे लोगों को आप एक चांदी का छल्ला भी या कड़ा कुछ दिनों के लिए, लगभग 90 दिनों के लिए पहना करके रख सकते हैं। इससे भी उनके चंद्रमा का प्रभाव उनका ठीक होगा और मन उनका शांत, स्थिर और एकाग्र हो सकेगा। अभी कुछ दिन पूर्व एक टोपाज का उपाय मैंने बताया था। कई लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया किस उंगली में पहनना है, तर्जनी उंगली में पहनना है, किस धातु में पहनना है। ब्रॉन्ज एक धातु होती है, सोना में टोपाज 90 दिन के लिए मात्र पहनना है। तो आप सोना में तो पहनेंगे नहीं, तो ब्रॉन्ज एक धातु होती है, उसी में तर्जनी उंगली में गुरुवार के दिन पहनिए, पीले रंग का। बड़ा सरल सा ये उपाय था, ये करा करके भी लाभ किया जा सकता है। एक और उपाय है, सोने में अगर मोती को बनवा करके तर्जनी उंगली में धारण कराया जाए, ये प्रयोग 6 माह के लिए 180 दिनों के लिए कराया जाए। सोने में मोती को बना करके, अब मोती जो भी मार्केट में उपलब्ध हो, सामान्य वाला ही, सोने में लेकिन बनवा करके सोमवार के दिन तर्जनी उंगली में अगर 180 दिन यानी 6 माह के लिए किसी भी व्यक्ति को धारण कराया जाए, चाहे वो किसी भी लग्न का हो, चंद्रमा तो हर लग्न में एक ही बात कर रहा है, मन, तो ऐसे व्यक्ति का मन शांत, स्थिर और एकाग्रचित्त होने लगेगा। तो ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, आप लोगों पर ट्राई करके देख सकते हैं। उनको उनकी इस समस्या से, जहां वो एकाग्र नहीं हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप इससे बाहर निकाल सकते हैं। चंद्रमा बहुत बड़ी समस्याओं का कारण है जन्म कुंडली में। आगे भी अभी इस पर चर्चा जारी रहेगी। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।